वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां पर सीएम आवास में भाजपा कोर कमेटी की बैठक शुरू हो गई है। नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। आगामी कार्यक्रमों को लेकर बैठक में मंथन होगा। 2024 में पार्टी की रणनीति पर बातचीत होगी। आज पार्टी कार्यालय में हुई बैठक पर चर्चा होगी। बीएल संतोष, राधा मोहन सिंह बैठक में शामिल हो रहे हैं। धर्मपाल सिंह सैनी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो अब नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लखनऊ से तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री आवास पर भाजपा कोर कमेटी की बैठक होनी है और नेताओं के पहुंचने का क्रम शुरू हो गया है। सीएम आवास पर यह बैठक है और कोर कमेटी की इस बैठक में नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हालांकि 7 बजे का वक्त निर्धारित था, थोड़ी देर में बैठक शुरू हो जाएगी। पार्टी कार्यालय में भी आज बैठक हुई थी, उस पर भी चर्चा होगी। बीएल संतोष को आप देखिए, वो आज उन्होंने 3 अलग अलग सेशन में ये बैठक की है, वो यहाँ से अब निकल रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में जो महामंत्री संगठन है धर्मपाल सिंह सैनी वो भी निकल रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी निकल रहे हैं। और यहाँ आप देखिए सीधे अब मुख्यमंत्री आवास पर जा रहे हैं, जहाँ कोर कमेटी की बैठक होगी। यहाँ अब निकल रहे हैं, एक ही गाड़ी में सवार हो रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी जा रहे हैं और यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी यहाँ से निकले हैं और वो भी मुख्यमंत्री आवास पर जा रहे हैं। तो अब थोड़ी देर में बैठक शुरू हो जाएगी। तो बैठकों का सिलसिला चल रहा है और अमित शाह की बैठक से ठीक पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने संगठन में बड़े बदलाव के संकेत दिए। संगठन में बदलाव और राज्य में नई टीम की चर्चा के बीच लखनऊ में भाजपा के संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ भाजपा पदाधिकारियों के साथ करीब 2 घंटे बैठक की, जिसमें प्रदेश भाजपा ने खाली पदों पर नियुक्ति के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं की सूची तैयार की है, जिसमें प्रदेश में जल्द ही खाली चल रहे निगम, बोर्ड और आयोगों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की तैनाती पर चर्चा कर सकते हैं। माना जा रहा है कि पहले चरण में करीब 40 नाम केंद्रीय नेतृत्व को भेज सकते हैं, जिन्हें अलग अलग निगम, बोर्ड, आयोग में तैनाती दी जा सकती है। यूपी इकाई में बड़े बदलाव की कवायद तेज करते हुए भूपेंद्र चौधरी ने बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। अभी मिड सेशन के लिए मुझे काम दिया है पार्टी ने और मैं पार्टी के नेतृत्व से बातचीत करके, आज भाई साहब भी आए हैं हमारे संगठन मंत्री जी, उनसे बातचीत करके अगर अनुमति मिलेगी तो आंशिक परिवर्तन की ओर बढ़ेंगे। खबर है कि इसी के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी लखनऊ आएंगे। इस दौरान वो 2024 को लेकर पार्टी की चल रही तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इसके बाद यूपी भाजपा की नई टीम का ऐलान हो सकता है। कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रदेश टीम में जातीय समीकरण के हिसाब से कुछ नए चेहरों को जगह मिलेगी तो सालों से जमे नेता जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मंगलवार को उत्तर प्रदेश पहुंचने वाली है, जिसके लिए गाजियाबाद में तैयारियां पूरी कर ली गई। मंगलवार को कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली से चलकर गाजियाबाद की सीमा में दाखिल होगी। यूपी में भारत जोड़ो यात्रा का पहला पड़ाव गाजियाबाद के लोनी में होगा, जिसके लिए लोनी में कांग्रेस ने बड़ी तैयारी की है। पूरे प्रदेश से गाजियाबाद पहुंचने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं के रुकने के लिए गाजियाबाद में एक विशालकाय पंडाल बनाया गया है। यहाँ पर रजाई, गद्दे, सब कुछ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रजाई, गद्दे काफी बड़ी तादाद में यहाँ पर रखे हुए हैं। जो यहाँ पर टेंट है वो भव्य टेंट है, क्योंकि सर्दी का मौसम है और इस ठंड के मौसम में किसी को ठंड ना लग जाए, इसलिए ये पूरा कवर्ड एरिया है। यूपी में भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने के लिए कांग्रेस के कई कार्यकर्ता तमाम जिलों से पहले ही गाजियाबाद पहुंच चुके हैं, जो मंगलवार को राहुल गांधी के साथ पदयात्रा में कदमताल करने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर लड्डू बनाए जा रहे हैं, यहाँ पर पकौड़ियाँ बनाई जा रही हैं और यहाँ पर एक तरफ आलू देखने को मिल रहे हैं, मटर देखने को मिल रही हैं। यहाँ जो तैयारी है, खाने पीने की जो तैयारी है, उसकी पूरी व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। यूपी के अलावा देश भर से गाजियाबाद पहुंचने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए सर्दी से बचाव के लिए अलावा भोजन की व्यवस्था चल रही है। यूपी में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत से ठीक पहले राहुल गांधी को समाजवादी पार्टी और बसपा ने शुभकामनाएं दी। कल से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा देश के सबसे बड़े सियासी सूबे उत्तर प्रदेश में एंट्री करेगी, जिसके लिए पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने और फिर मायावती ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को शुभकामनाएं दी हैं। प्रिय राहुल जी, भारत जोड़ो यात्रा में आमंत्रण के लिए धन्यवाद एवं भारत जोड़ो की मुहिम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। भारत भौगोलिक विस्तार से अधिक एक भाव है, जिसमें प्रेम, अहिंसा, करुणा, सहयोग और सौहार्द ही वो सकारात्मक तत्व है जो भारत को जोड़ते हैं। आशा है ये यात्रा हमारे देश के सभी समावेशी संस्कृति के संरक्षण के उद्देश्य से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी। कांग्रेस की तरफ से अखिलेश यादव और मायावती को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए न्योता भेजा गया था। अखिलेश यादव के अलावा बसपा अध्यक्ष मायावती ने भी कांग्रेस की यात्रा के लिए न्योता देने के लिए राहुल गांधी का आभार जताया। मायावती ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, भारत जोड़ो यात्रा के लिए शुभकामनाएं।
तथा श्री राहुल गांधी द्वारा इस यात्रा में शामिल होने की लिखी गई चिट्ठी के लिए उनका धन्यवाद। क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में उनके चचेरे भाई और पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी भी शामिल होने वाले हैं? ये अटकलें वरुण गांधी के सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो के बाद लगाई जा रही हैं, जिसमें वो काफी हमलावर नजर आ रहे हैं। मैं न कांग्रेस के खिलाफ हूं, न पंडित नेहरू के खिलाफ हूं। हमारे देश की राजनीति, हमारे देश को जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए। वरुण गांधी के ताजा बयान में कई राजनीतिक अर्थ निकाले जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि वरुण गांधी भाजपा से नाराज हैं, नाराजगी नजरअंदाज किए जाने को लेकर है। ऐसे में वरुण गांधी के सुर में बदलाव को चचेरे भाई राहुल गांधी के सुर से जोड़कर देखा जा रहा है, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही वरुण गांधी के बारे में सवाल पूछे जाने पर उनका बचाव किया था। स्वागत किसी का भी है, बट वो बीजेपी के हैं तो उनका वहाँ पे प्रॉब्लम तो होगा। राहुल गांधी का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब भारत जोड़ो यात्रा यूपी में 3 जनवरी को प्रवेश कर रही है, जबकि दूसरी ओर वरुण गांधी भाजपा सरकार के खिलाफ खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं। वो पार्टी में रहते हुए भी लगातार अपनी ही सरकार के खिलाफ हमलावर रहे हैं। तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर वरुण गांधी के बयान पार्टी लाइन से हटकर आते रहे हैं। जब चुनाव आता है तो लोग आपको याद दिलाते हैं राम की, लोग आपको याद दिलाते हैं राष्ट्रवाद की। मंगलवार से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आगाज होने जा रहा है। उस यात्रा में शामिल होने के लिए यूपी के तकरीबन सभी जनपदों से कांग्रेसी कार्यकर्ता रवाना हो चुके हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मंगलवार को यूपी में प्रवेश करेगी, जिसमें शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश के तकरीबन सभी जनपदों से पार्टी कार्यकर्ता रवाना हुए। वाराणसी से भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का जत्था रवाना हुआ। यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह दिखा। इतना उत्साह है कि हम जाने के लिए व्याकुल हैं, जब वहाँ पहुँच के यात्रा में शामिल होकर अपना योगदान पूरा करें। हम लोग यात्रा में शामिल होने से पहले जत्थे का नेतृत्व कर रहे अजय राय ने मंदिर में पूजा अर्चना भी की। उसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ गाजियाबाद के लिए रवाना हुए। इस दौरान अजय राय ने एक बार फिर राहुल गांधी की यात्रा का मकसद बताया। राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा जो उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाला है, उसमें हम सब लोगों से जो हो सकेगा, जो बन पड़ेगा, पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के कार्यकर्ता और आमजन उस यात्रा को समर्थन कर रहे हैं। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा यूपी के 3 जिले यानी कि गाजियाबाद, बागपत और शामली के 11 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी। यूपी की आबादी और क्षेत्रफल के हिसाब से राहुल गांधी की यात्रा दूसरे राज्यों की तुलना में छोटी मानी जा रही है, लेकिन कांग्रेसियों का मानना है कि यूपी में इस यात्रा का दूरगामी असर होगा। निकाय चुनाव में भले ही अभी देरी हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी, जिसके लिए खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की हारी सीटों पर अब यूपी भाजपा के साथ गृह मंत्री अमित शाह इन सीटों पर मंथन करने वाले हैं। 16 जनवरी को अमित शाह अम्बेडकर नगर और बलरामपुर में रहेंगे। 17 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री सहारनपुर और बिजनौर का दौरा करेंगे। भाजपा के संगठन महामंत्री BL संतोष ने बड़ी बैठक की है, जिसमें उन्होंने संगठन में होने वाले बदलाव पर चर्चा की है। BL संतोष प्रदेश पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों, मोर्चा के अध्यक्षों और जिला अध्यक्षों के साथ साथ अलग बैठक करने वाले हैं। बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, यूपी के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह के साथ तीनों सह प्रभारी सुनील ओझा, सत्या कुमार, संजीव चौरसिया भी मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महामंत्री प्रत्येक वर्ष में एक बार सभी प्रदेश स्तरीय बैठकों में भाग लेते हैं। आगामी कार्यक्रम, संगठनात्मक विषय और कार्य विस्तार की दृष्टि से संगठन के जो दिशा निर्देश होते हैं उनका ये विषय रहता है। पार्टी की योजना 2024 के चुनाव में सभी 80 की 80 सीटें जीतने का है। ऐसे में उनकी रणनीति उन 14 सीटों को लेकर तैयार होनी है जहां विपक्ष का कब्जा है। और अब देखते हैं उत्तराखंड का घड़ी घड़ी घमासान। क्रिकेटर ऋषभ पंत के कार हादसे से जुड़ा नया CCTV सामने आया, जिसमें महज 20 सेकंड के भीतर ही ऋषभ पंत की कार में आग लग गई। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि पंत की कार तेजी से आती है, फुल स्पीड में डिवाइडर से टकराती है। 20 सेकंड के भीतर ऋषभ की कार में भीषण आग लग जाती है। घटना सुबह 5:20 की है। पंत दिल्ली से रुड़की जाते वक्त कार में अकेले सवार थे। पुलिस अभी तक ये मानकर चल रही है कि झपकी आने से ही पंत की कार का बैलेंस डगमगाया और ये हादसा हुआ। ड्राइवर और कंडक्टर ने उन्होंने दूर से गाड़ी को आते देखा था और जैसे झपकी टाइप में लहरा जाती है गाड़ी, ऐसे गाड़ी लहराई और डिवाइडर से टकराई। ऋषभ पंत की कार का एक्सीडेंट जिस जगह पर हुआ उसे ब्लैक स्पॉट कहा जाता है, यानी इस जगह पर अब तक 50 से अधिक लोग सड़क हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में ऋषभ पंत के साथ जो हादसा हुआ उसके बाद पुलिस एक्शन प्लान तैयार कर रही है। उनकी कमियां हैं, उन्हें दूर करने के प्रयास तत्काल जितनी जल्दी संभव हो सके अमल में लाए जाएं ताकि दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। दरअसल 30 दिसंबर को नारसन के पास क्रिकेटर ऋषभ पंत की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उन्हें चोट आई थी।
क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार कैसे हादसे का शिकार हुई, ये गुत्थी अब तक अनसुलझी है, लेकिन अब इसी को लेकर विवाद भी छिड़ गया। 30 दिसंबर को रुड़की में ऋषभ पंत की गाड़ी कैसे पलटी और कैसे गाड़ी में आग लग गई, इसकी जांच अभी शुरू ही हुई है कि उसके पहले ही अब इस हादसे पर उत्तराखंड की राजनीति गर्मा गई, जिसकी वजह है पुलिस की अलग थ्योरी और सरकार का अलग बयान। दरअसल देहरादून के मैक्स अस्पताल में ऋषभ पंत से मुलाकात के बाद सीएम धामी ने कहा कि रास्ते में गड्ढे की वजह से ऋषभ के साथ ये दर्दनाक हादसा हुआ। उनका कहना था कि कुछ आगे कुछ गड्ढा जैसा सामने आया या कोई काली चीज दिखाई दी, उसके कारण से जो है पता नहीं लगा कि कब गाड़ी फंसी आ गई। सीएम धामी के इस बयान के बाद उत्तराखंड में सियासत पारा चढ़ने लगा है, क्योंकि इस हादसे को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सड़क पर अगर गड्ढा था तो ये सरकार की लापरवाही है। हमारी बनाई हुई टकाटक सड़कों को इन्होंने चमाचम सड़कों को गड्ढों में बदल दिया। हादसे की वजह क्या है, इससे पर्दा उठना अभी बाकी है, लेकिन जिस तरह ये हादसा हुआ उस पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि गाड़ी ऋषभ पंत अकेले चला रहे थे, जिसकी स्पीड बेहद ज्यादा थी, इसलिए टक्कर के फौरन बाद गाड़ी में पलक झपकते ही आग लग गई। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत इन दिनों भाजपा सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे। हरीश रावत का ताजा सियासी हमला अनाज से जुड़ा है। हरीश रावत ने धामी सरकार पर राज्य में मोटे अनाज के उत्पादन की अनदेखी का आरोप लगाया है। इस मुद्दे पर धामी सरकार को घेरने के लिए हरीश रावत ने आज अपने निवास पर एक पार्टी का आयोजन किया, जिसमें रावत ने मेहमानों को मंडुए की रोटी और गुड़ परोसा। राजनीति में रहना है, लोगों से जुड़ना है, तो आप जो है यहाँ की जो उत्पाद है, स्थानीय उत्पाद है, उनके साथ जुड़िए। मोटे अनाज के मुद्दे पर सरकार को घेरने की खास रणनीति के तहत ही हरीश रावत ने अपनी इस पार्टी में उत्तराखंड के मोटे अनाजों से बने व्यंजनों का इंतजाम कर रखा था और पार्टी में शामिल सभी लोगों को खुद हरीश रावत अपने हाथों से खाना परोस रहे थे। इस मौके पर हरीश रावत ने कहा कि उनकी सरकार ने मोटे अनाज को बढ़ावा देने की शुरुआत की, लेकिन भाजपा सरकार उनकी कोशिशों को आगे लेकर नहीं गई। नेपाल, भूटान, अरुणाचल आदि हमारे कंपटीटर हैं कि यदि हम उत्पादन नहीं बढ़ाएंगे तो मार्केट धीरे से दूसरी तरफ को शिफ्ट हो जाएगा। हरीश रावत ने भाजपा सरकार में राज्य से पलायन और बेरोजगारी बढ़ने का आरोप लगाते हुए कहा कि इन समस्याओं को दूर करना है तो उत्तराखंड को अपने मोटे अनाजों को बढ़ावा देने की पहल करनी होगी। नए साल की शुरुआत जेल में बंद माफिया डॉन और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के लिए बड़ी राहत लेकर आई। बांदा की जेल में बंद मुख्तार अंसारी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषी ठहराने और साल 2003 में एक जेलर को जान से मारने की धमकी देने के मामले में 7 साल की जेल की सजा वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। साल 2003 में तत्कालीन जेलर एस के अवस्थी ने थाना आलमबाग में मुख्तार के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। उन्होंने अपने FIR में कहा था कि जेल में मुख्तार अंसारी से मिलने आए लोगों की तलाशी लेने का आदेश देने पर मुझे जान से मारने की धमकी दी गई, साथ ही मेरे साथ गाली गलौज करते हुए मुख्तार ने मुझ पर पिस्तौल तान दी थी। 2003 में लखनऊ में जेलर एस के अवस्थी ने FIR दर्ज कराई थी। FIR में मुख्तार अंसारी पर जेलर को धमकी देने का आरोप था। जेल में मुख्तार से मिलने वालों की तलाशी लेने पर धमकाया था। जेलर को मुख्तार अंसारी ने जान से मारने की धमकी दी। मुख्तार ने बदसलूकी करते हुए जेलर पर पिस्तौल तान दी थी। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने मुख्तार को बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ सरकार ने अपील दाखिल की थी और हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटते हुए मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा सुना दी थी। वहीं दूसरी तरफ मनी लॉन्ड्रिंग के मुद्दे पर मुख्तार अंसारी के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट तैयार कर ली है और इस मामले में मुख्तार अंसारी के बेटे और साले पर भी शिकंजा कसने वाला है। जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी के लिए कानपुर से उनके साथी विधायक अमिताभ वाजपेयी बड़ी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कानपुर में समाजवादी पार्टी जेल भरो आंदोलन की तैयारी कर रही है, जिसके केंद्र में सपा विधायक इरफान सोलंकी पर कानूनी कार्रवाई के अलावा महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे होंगे। जेल जाना कोई हमारा शौक नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं सुनोगे, आप नहीं मानोगे, अपनी हरदर्मिता पे, अपनी तानाशाही पे कायम रहोगे तो हम लोग जेल भरो करेंगे। इसके पहले 31 दिसंबर को कानपुर में सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने 24 घंटे का सत्याग्रह किया था और अब मंगलवार को सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी महाराजगंज जाकर जेल में इरफान सोलंकी से और बुधवार को लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात करके जेल भरो आंदोलन का खाका तैयार करेंगे। जेल भरो आंदोलन के लिए समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ में तैयार है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहले ही इशारा कर चुके हैं जेल भरो आंदोलन की तैयारी पार्टी कर। हालांकि भाजपा, समाजवादी पार्टी और अमिताभ वाजपेयी के इस कदम को यूपी सरकार को ब्लैकमेल करने की कोशिश बता रही है। सरकार पर ब्लैक करने का, सरकार को ब्लैकमेल करने का एक षड्यंत्र है जो जनता सफल नहीं होने देगी। पिछले 2 महीने में सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ 8 मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिसके बाद सोलंकी पर दर्ज मामलों की संख्या 17 पहुंच गई। इसलिए अब सपा अपने विधायक को बचाने के लिए सड़क पर उतरने की तैयारी में जुट गई है। भारत में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, हालांकि इसकी रफ्तार बहुत धीमी है। पिछले अनुभवों को देखते हुए इस बार यूपी सरकार पहले से अलर्ट मोड में है। आज फिर से
सीएम योगी ने टीम 9 के साथ बैठक की। टीम 9 के साथ मीटिंग में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुबह 10:30 बजे लोक भवन में बैठक की। सीएम ने कोविड के नए वेरिएंट को लेकर पूरे प्रदेश के हालात की समीक्षा की, साथ ही बीमारी के बचाव के इंतजामों की पूरी जानकारी ली। इस बैठक में सीएम योगी ने टीम 9 को कई अहम निर्देश दिए, मसलन मॉक ड्रिल में मिली कमियों को दूर करें, कोविड के नए वेरिएंट पर नजर रखी जाए, नए केस की जीनोम सीक्वेंसिंग हो, कोविड टेस्ट को बढ़ाया जाए, टेक्नीशियन की कमी ना हो, कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो, फेस मास्क के लिए लोगों को जागरूक किया जाए। दरअसल चीन समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना के नए वेरिएंट से हाहाकार मचा हुआ है। हर रोज बड़ी संख्या में कोविड के नए केस मिल रहे हैं, मौत की रफ्तार भी कम नहीं है। भारत में भी कोरोना के खतरे को देखते हुए सभी तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं। इसी कड़ी में देश भर में अस्पतालों की तैयारियों को परखने के लिए 27 दिसंबर को मॉक ड्रिल की गई थी। आइसोलेशन बेड, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड से लेकर स्वास्थ्य कर्मियों की उपलब्धता को जांचा गया था। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में शाही ईदगाह मस्जिद पक्ष ने सिविल जज सीनियर डिवीजन 3 की अदालत में आपत्ति दाखिल की। इस मामले में शाही ईदगाह पक्ष ने आपत्ति दाखिल करते हुए अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और कहा कि हमें बिना सुने ही कोर्ट ने अमीन के जरिए निरीक्षण का आदेश दे दिया। हमें कोर्ट के आदेश की कॉपी दी जाए और साथ ही अपना पक्ष रखने का समय भी दिया जाए और ईदगाह पक्ष को भी अपनी बात रखने का वक्त दिया जाए। कि हम आज अपियर हो रहे हैं तो हमें प्लेंटिफ से सारी कॉपीज, जो भी प्रार्थना पत्र है, दावे की कॉपी, जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने फाइल किए वो हमें दिलवाए जाए और हमें भी पर्याप्त समय दिया जाए कि हम अपना पक्ष ऑनरेबल कोर्ट के सामने रख सकें। दरअसल श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ जमीन को लेकर विवाद चल रहा है, जिसमें 10.9 एकड़ जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास है तो 2.5 एकड़ जमीन शाही ईदगाह के पास है। हिंदू पक्ष ने पूरी जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि की बताई है और शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण अवैध बताया। 1968 में जमीन को लेकर समझौते का विरोध हुआ और कोर्ट में अब तक 12 मामले दर्ज हो चुके हैं। कोर्ट ने प्रतिवादी के दलीलों को सुनने के बाद आदेश को रिजर्व रखा है और अब 3 जनवरी को कोर्ट सुनवाई करेगा। वहीं हमीरपुर के सरकारी अस्पताल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने अस्पताल की संजीदगी और गंभीरता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। सरकारी अस्पताल में जमकर पार्टी चल रही है, फिल्मी गानों पर ठुमके लगाए जा रहे हैं। डांस करने वाली सभी महिलाएं सरकारी अस्पताल की स्वास्थ्य कर्मी हैं जो बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। हैरानी की बात यह है कि जहां ये डांस और मस्ती कर रही हैं वो सरकारी अस्पताल का पेशेंट वार्ड है। वीडियो में आपको पीछे मरीज भी बेड में साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन स्वास्थ्य कर्मियों ने बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए पूरा वार्ड खाली कराया था। मतलब पूरी तैयारी के साथ अस्पताल में जश्न की प्लानिंग थी। पूरी पार्टी का वीडियो किसी ने बना लिया, अब वो वायरल है। एबीपी गंगा पर खबर चलने के बाद अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य महकमे के आला अधिकारियों ने इस वीडियो पर संज्ञान ले लिया है। हमीरपुर सीएमओ ने जांच कर कार्रवाई की बात भी कही। मैंने उनको कहा है कि ये सब चीजें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए और जो लोग इसमें सम्मिलित हैं उनकी सूचना मुझे उपलब्ध कराई जाए ताकि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सके। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल उठना लाजमी है, अस्पताल के नर्स और स्वास्थ्य कर्मी इतने लापरवाह होंगे तो लोगों को मुकम्मल इलाज कैसे मिलेगा। एसडीएम का एक ऑर्डर और गांव की सरकार गिर गई। बस्ती में सरकार की आंख में धूल झोंककर फर्जी वोट के आधार पर प्रधान बनने वाले फ्रॉड को एसडीएम ने सबक सिखाते हुए बड़ी कार्रवाई कर दी। बस्ती के भंगुरा ग्राम प्रधान के चुनाव को एसडीएम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया, जिसके बाद इस गांव का प्रधान पद खाली हो गया। सुनवाई के दौरान ये बात सामने आई कि दूसरी ग्राम पंचायत के 49 मतदाताओं ने अवैध रूप से मतदान कर परिणाम को बदल दिया। फर्जीवाड़ा करके जो 49 नाम मतदाता सूची में बढ़ाए गए, उन लोगों ने संबंधित अपने गांव में मतदान किया, यहां भी मतदान किया और मतदान प्रक्रिया को ही प्रभावित किया। शिकायतकर्ता की माने तो 24 मार्च 2021 को अंजू का विवाह हुआ और 25 को ससुराल आई। 27 मार्च को मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ, जिसमें इनका नाम दर्ज था, जो हैरान करने वाला है। एक अपने ही परिवार के कैसे वो नहीं जानते थे। इससे मंशा शायद जाहिर होती है कि वो जानबूझकर अपनी पत्नी को जिताने के लिए ये सब किए थे। ग्राम पंचायत भंगुरा में कुल 1135 मत पड़े थे। अंजू देवी को 349, अनीता देवी को 335 मत मिले। अंजू कुमार 14 मतों से विजयी घोषित। 40 मत अवैध घोषित करार दिए गए। रोजगार सेवक पर मिलीभगत का आरोप लगा। सवाल है कि गांव की सरकार तो गिर गई, लेकिन क्या गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई होगी? और चलिए अब प्रदेश के बाद देखते हैं कि देश में कहां चल रहा है घड़ी घड़ी घमासान। नए साल के दूसरे दिन केंद्र सरकार को बड़ी जीत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में केंद्र सरकार की नोटबंदी के फैसले को सही ठहराया है।
सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी से जुड़ी सभी 58 याचिकाओं को खारिज करते हुए केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराया है। जस्टिस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने 4-1 के बहुमत से नोटबंदी के पक्ष में फैसला सुनाया। बेंच ने कहा कि आर्थिक फैसलों को बदला नहीं जा सकता, जिसके बाद सियासत जोर पकड़ने लगी है। भाजपा ने कांग्रेस को घेरते हुए माफी की मांग की है। राहुल गांधी जी से एक सवाल, आपने देश भर में जो कैंपेन किया नोटबंदी के खिलाफ, आप सॉरी बोलेंगे? इसके जवाब में कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से माफी की मांग कर दी। भारतीय जनता पार्टी एक झूठ परोस रही है कि नोटबंदी को सही ठहराया। नोटबंदी को नहीं, नोटबंदी की प्रक्रिया को सही ठहराया है। उसके प्रभाव और परिणाम पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की। केंद्र सरकार ने साल 2016 में 8 नवंबर की रात 500 और 1000 रुपए के नोट को बंद कर दिया था, जिसके खिलाफ कोर्ट में 58 अलग अलग याचिकाएं दाखिल हुई थी। लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने 7 दिसंबर को आदेश सुरक्षित रख लिया था। नोटबंदी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए 5 जजों की बेंच ने 4-1 से अहम फैसला सुनाया, जिसमें जस्टिस बीवी नागरत्ना की राय बाकी जजों से अलग रही। 5 जज ने इस पूरे मामले को सुना और उसके बाद में जिस तरह से अपना फैसला दिया, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को और उत्साहित करने वाला फैसला। दिल्ली के कंझावला में 31 दिसंबर को युवती की दर्दनाक मौत की घटना के बाद एक के बाद एक कई सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई, जिनमें साफ दिख रहा है कि आरोपियों ने कैसे उसके साथ हैवानियत की। दिल्ली के कंझावला इलाके में एक युवती की दर्दनाक मौत की घटना के मामले में दिल्ली पुलिस ने आसपास के इलाके के कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें कुछ दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। इस वारदात के एक सीसीटीवी फुटेज में आरोपियों की बलेनो कार दिख रही है, जो एक जगह पर जैसे ही यू टर्न लेती है, सड़क पर मौजूद एक कुत्ता गाड़ी के नीचे फंसे शव को देखकर भौंकने लगता है। धाराएं हैं वो 279, 304 A, 304, 120 B। अभी तक इन धाराओं के तहत इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। हम इसमें आगे जो भी वो सेक्शंस हैं वो फाइनल करेंगे। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि गाड़ी जैसे ही यू टर्न लेती है, कार के बाईं तरफ अगले टायर के नीचे युवती का शव फंसा हुआ है, जिसे कार में सवार आरोपी काफी दूर तक इस तरह घसीटते हुए ले गए थे। युवती के साथ हुई इस तरह की दरिंदगी की वजह से उसका शव इस कदर क्षत-विक्षत हो गया, जिसे न तो देखा जा सकता है न ही दिखाया जा सकता है। इस वारदात का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें आरोपियों की कार जाती हुई दिख रही है और यहाँ भी कार की बाईं तरफ नीचे युवती का शव सड़क पर घिसटता हुआ चला जा रहा है। दिल्ली में युवती का दिल दहला देने वाली मौत की वारदात से एक तरफ जहां लोगों में नाराजगी है, वहीं इस मुद्दे पर अब राजनीति भी जोर पकड़ रही है। बाहरी दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके में युवती को कई किलोमीटर तक कार से घसीटकर मारने की वारदात के बाद आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के उपराज्यपाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सुल्तानपुरी में युवती की जघन्य हत्या के सभी आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। और अपील करता हूं कि चाहे जितने भी रसूख वाले क्यों ना हो, जो दोषी हैं, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ऐसा ये तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम्स में आता है। ऐसे लोगों को तो फांसी की सजा मिलनी चाहिए। वहीं एलजी हाउस का घेराव करने के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एलजीवीके सक्सेना को बर्खास्त करने की मांग करने लगे। दूसरी तरफ इस घटना से नाराज लोगों की भीड़ सोमवार को सुबह सुल्तानपुरी थाने पहुंच गई और मौके पर जमा नाराज लोगों की भीड़ घटना के 5 आरोपितों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग करने लगी। प्रदर्शन के दौरान गुस्साई भीड़ सुल्तानपुर थाने भी पहुंची। दिल्ली की विधानसभा उपाध्यक्ष और स्थानीय विधायक राखी बिरलान का भी विरोध किया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।